गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम प्लैंक्स क्वांटम कॉन्सेप्ट और रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, विकिरण नियम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैंक के द्वारा क्या क्वांटम सिद्धांत दिया गया। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वांटम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा, ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रा को क्लासिकली किस प्रकार से वीन्स और रिले के द्वारा नियम दिए गए एक्सप्लेन करने के लिए और किस प्रकार से वो फेल हुए। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लैंक्स के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट दिया गया। प्लैंक्स ने सबसे पहले 1900 में एक हाइपोथेसिस दी और उस हाइपोथेसिस के अनुसार कोई भी एनर्जी रेडिएटिंग एटम है, वो एनर्जी जो रेडिएट करता है वो डिस्क्रीटली करता है, जिसे क्वांटा कहा गया। हर इंडिविजुअल क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। सो दिस इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस एनर्जी को उसने मिनिमम एनर्जी, इतनी एनर्जी को वो रेडिएट कर सकता है। इससे ज़्यादा एनर्जी यदि वो रेडिएट कर रहा है तो वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इसके आधार पर प्लैंक्स के द्वारा रेडिएशन लॉ दिए गए हैं। पहला जो नियम दिया गया, द फर्स्ट लॉ गिवन बाय द प्लैंक्स इज़ कि ब्लैक बॉडी जो चैम्बर है उस चैम्बर के अंदर वो केवल रेडिएटिंग, वो जो चैम्बर है इट कंटेन्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। अ चैम्बर कंटेनिंग black body radiations also contain simple harmonic oscillators of molecular dimension which can vibrate with all possible frequencies। यानी एक ब्लैक बॉडी चैम्बर जो है उसके अंदर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते हैं वो किस रूप में होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार की फॉर्म में होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, जिनकी डायमेंशंस क्या है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन है, जो हर पॉसिबल फ्रिक्वेंसी के साथ दोलन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बताई गई कि एन ऑसिलेटर कैन नॉट हैव एनी जनरल एनर्जी। एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कोई भी ऊर्जा नहीं हो सकती है। वो केवल जो ऊर्जा होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू की होगी, जहाँ एन क्या है, एन इज़ एन इंटीजर। तीसरी जो नियम दिया गया उसने कहा कि जो ऑसिलेटर है वो एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उत्सर्जित कर रहा है या अवशोषित कर रहा है, वो केवल तब करता है जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा। जब वो किसी एक ऑर्बिट के अंदर है तो वहाँ रहते हुए वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, और जिस स्टेट में वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है वो स्टेट हमारी क्या कहलाती है, स्टेशनरी स्टेट कहलाती है। सो एस द ऑसिलेटर एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली। द ऑसिलेटर इज सेड टू बी इन अ स्टेशनरी स्टेट और अ क्वांटम स्टेट ऑफ एनर्जी। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन द ऑसिलेटर जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर। यानी जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा केवल तभी वो एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उसने कहा कि इस आधार पर उसके द्वारा जो नियम दिया गया प्लैंक्स के द्वारा, उसने कहा कि जो हर ऑसिलेटर की फिर एनर्जी कैसी हो गई, अलग अलग। किसी की एच न्यू एनर्जी है, किसी की 2h न्यू है, किसी की 3h न्यू है। तो उस आधार पर उसने एवरेज एनर्जी निकाली। द एन एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, यानी दोलकों की जो माध्य ऊर्जा उसने दी गई प्लैंक्स के द्वारा, E बार इज इक्वल टू h न्यू अपॉन e⁻h⁻ kT - 1 एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में ऑसिलेटर्स की जो संख्या है वो संख्या दी गई, n बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। यानी इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एकांक आयतन में हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में आते हैं। So therefore the total energy per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu is
कितनी होगी, इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। यानी इसको और इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। दिस फार्मूला इज नोन एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इस फॉर्मूले को यदि हम वेवलेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो एज वी न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सो रिप्लेस न्यू बाय लैम्डा, सो दिस लॉ बिकम्स ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक का विकिरण नियम। नेक्स्ट लेक्चर में अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अब डिस्कशन ऑफ प्लैंक्स लॉ, प्लैंक के विकिरण नियम की विवेचना, कि किस प्रकार से प्लैंक्स के द्वारा ब्लैक बॉडी का एमिशन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया। सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एक्सप्लेन्स वेरी वेल द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स फॉर होल रेंज ऑफ वेवलेंथ। इनके द्वारा लो वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ और स्मॉलर वेवलेंथ दोनों रीजन्स को एक्सप्लेन किया जा सका। यदि ऐसा हुआ तो इट मीन्स वीन्स लॉ और रिले एंड जीन्स लॉ दोनों नियमों को हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ वीन्स लॉ एंड रिले एंड जीन्स लॉ। तो यहाँ हम प्रूव करेंगे कि वीन विकिरण नियम और रिले जीन्स विकिरण के नियम को प्लैंक के विकिरण नियम से कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहले हम लेंगे कि यदि हम स्मॉलर वेवलेंथ रीजन की बात करें, यानी लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण की बात करें, तो इफ़ वी एज्यूम दैट एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज़ वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा, यानी लैम्डा का मान छोटा है, देन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1। लैम्डा छोटा है तो ये एक से बड़ा हो गया, यानी दिस इज़ ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। यानी डिनोमिनेटर के अंदर हम जो -1 है उसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर, और केवल हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। इसको अब हम ऊपर ले गए, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। सो हेयर वी एज्यूम 8 पाई एच सी 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी एज्यूम अ न्यू कांस्टेंट से ए। इसी प्रकार से एच सी अपॉन के, इन तीन दोनों को हम एक अलग कांस्टेंट ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं। देन ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द वीन्स रेडिएशन लॉ। इसी प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि हम लॉन्गर वेवलेंथ रीजन की बात करें, इफ़ एच सी अपॉन के टी इज़ लेस देन लैम्डा, यानी इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर देन एच सी अपॉन के टी, देन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, यदि लैम्डा आपका बड़ा है, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन है, सो दिस इज़ द लेस देन 1, एक से छोटा हो गया। वी कैन एक्सपेंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, that e to the power x, we know that 1 plus x square upon factorial 2 up to so on, if x is very much smaller than 1, यदि x एक से बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। तो हम हायर टर्म्स को यहाँ पर छोड़ देते हैं, केवल फर्स्ट 2 टर्म्स को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देन e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। सो रिप्लेसिंग ओवर हेयर 8 पाई अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5, प्लैंक्स जो रेडिएशन लॉ है उसमें हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। नाउ -1 से 1 कैंसिल हो गया, 8 पाई के टी अपॉन ये ऊपर चला जाएगा, लैम्डा के टी ऊपर चला गया, एक लैम्डा आपका कैंसिल हो गया, तो 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रिले जीन्स लॉ। सो इट मीन्स वी कैन से दैट the Planck's radiation law explains the whole spectra of black body radiation। मीन्स हम प्लैंक्स लॉ से हमने वीन्स लॉ और रेले एंड जीन्स लॉ दोनों लॉ हमने प्रूव कर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एक्सप्लेन्स द होल स्पेक्ट्रा ऑफ
black body. Thank you.